हेलो बच्चों, मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम इतिहास पाठ 1 भारतीय उपमहाद्वीप और इतिहास ये पाठ पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहले इतिहास का निर्माण और भौगोलिक विशेषताएं, दूसरा भारत की भौगोलिक विशेषताएं, तीसरा भारतीय उपमहाद्वीप। इतिहास के निर्माण और भौगोलिक विशेषताएं। मानव और उसके आसपास के परिसर के बीच किस प्रकार घनिष्ठ संबंध होता है, यह हमने 5वीं कक्षा में सविस्तार से पढ़ा था। आदि मानव के जीवन स्तर और तकनीकी विज्ञान में हुए परिवर्तन, उसके परिसर में हुए परिवर्तनों से किस प्रकार उसका संबंध है, यह भी हमने देखा था। उसके अलावा अश्मयुगीन जो पत्थर का युग था, अश्मयुगीन संस्कृति से लेकर जो नदी के किनारे जो कृषि प्रधान संस्कृति है, जैसे खेती वगैरह हो गए, उनकी संस्कृति, उसके अलावा मानव संस्कृति का कैसे कैसे विकास हुआ, उसका ऐतिहासिक यात्रा कैसे संपन्न हुआ, इसका भी हमने अवलोकन किया है। मानव संस्कृति की यात्रा में घटित सभी प्रकार की भूतकालीन घटनाओं के क्रमबद्ध तथ्यों की प्रस्तुति को इतिहास कहते हैं। जो भूतकाल में जो घटनाएं घटी, मानव संस्कृति कैसे कैसे विकास हुआ, वो सभी घटनाओं का क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करना, लिखना, उसको इतिहास कहते हैं। स्थान, काल, व्यक्ति, समाज, इतिहास के 4 प्रमुख घटक होते हैं। इन 4 घटकों को छोड़कर इतिहास का लेखन करना संभव नहीं। अगर ये 4 घटकों को अगर हम छोड़ दें तो इतिहास हम नहीं लिख सकते हैं। इसमें स्थान घटक का संबंध भूगोल अर्थात भौगोलिक परिस्थिति से है। इतिहास और भूगोल का अटूट संबंध है, ऐसा संबंध जो कभी टूट नहीं सकता है। भौगोलिक परिस्थिति का इतिहास पर अनेक प्रकार के प्रभाव दिखाई देते हैं। हम जहाँ रहते हैं उस परिसर की भौगोलिक पर निर्भर रहती है। जैसे पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों का जीवन मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन की तुलना में अधिक परिश्रम वाला होता है। पर्वतीय क्षेत्रों खेती की उपजाऊ भूमि बहुत कम उपलब्ध होती है, तो मैदानी प्रदेश में उपजाऊ भूमि अधिक पाई जाती है। जैसे पहाड़ी प्रदेश है, वहां पर पहाड़ ज्यादा होगा, खेती व कृषि प्रधान भूमि कम रहती, खेत वगैरह कम होते हैं। और मैदानी क्षेत्र में जो रहता है खेती वगैरह अधिक होता है। परिणाम स्वरूप पर्वतीय क्षेत्र में खाद्यान्न और साग सब्जियां कम मात्रा में उपलब्ध। जब खेत नहीं रहेगा, साग सब्जियां फसल नहीं होती है। इसके तुलना में जो खाद्यान्न है, जैसे अनाज हो गया, सब्जी हो गया, मैदानी प्रदेश में ज्यादा प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि खान पान पर भी उसका प्रभाव दिखाई देता है। पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अन्न के लिए शिकार और जंगल में इकट्ठा किए गए फल पदार्थों पर अपना जीवन यापन करना होता है। इस तरह पर्वतीय प्रदेश में जो रहने वाले लोग हैं, मैदानी प्रदेश में रहने वाले लोगों से बहुत सारी बातों में अंतर पाया जाता है। इसी प्रकार अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग घर का जो आकार होता है, बनावट अलग अलग भिन्न भिन्न पाई जाती है। देखो बच्चों, यहाँ पे दिखाया गया है अलग अलग प्रकार के घर, मैदानी क्षेत्र के, पहाड़ी क्षेत्र के घर कैसे होते हैं, उसको यहाँ पर दिखाया गया है। हम जिस प्रदेश में रहते हैं उस प्रदेश की जलवायु, वर्षा, खेती की उपज, वनस्पतियां, प्राणियों में पाई जाने वाली विविधता आदि बातें हमारे जीने की साधन होती है। उन्हीं के आधार पर उस प्रदेश की जीवन प्रणाली और संस्कृति विकसित होती है। यानी ये सारी चीज के आधार पे भी हमारी जो जीवन प्रणाली है और संस्कृति क्या होता है, उसका विकास होता है। जहाँ जीवन यापन का साधन विपुल मात्रा में होते हैं, वहाँ मानवीय समाज दीर्घ काल तक अपनी बस्ती बनाकर रहता है। जहाँ पर जीवन के लिए जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, ये सारे चीज, पीने के लिए पानी अच्छी मात्रा में रहते हैं, तो वहां पर क्या होता है, लोग बस्ती बना के रहते हैं। जैसे कि पहले के लोग जहाँ पानी रहता है, जैसे नदी रहता है, पानी रहता है, वहां पर लोग बस्ती बनाते थे ताकि उनको खेती के लिए पानी मिले और पीने के लिए पानी मिले। इस तरह से वहां पर बस्ती बना के रहते हैं।
कालांतर में इन बस्तियों का रूपांतरण गांवों में और नगरों में धीरे धीरे क्या हो गया, उसका रूपांतरण गांव और नगर बन गया। पर्यावरण का ह्रास, अगर पर्यावरण दूषित होता है, अकाल, आक्रमण, ये सब कारणों के कारण, देखो यहाँ पे चित्र दिया गया, अकाल, आक्रमण होगा तो लोगों के अंदर भय का निर्माण होगा, अकाल होगा तो खाने पीने की चीजें नहीं मिलेगी, सूखा पड़ जाएगा, बारिश होगा, और पर्यावरण का ह्रास, जैसे कहीं पे बाढ़ आ गया, कहीं पे तूफान आ गया, तो भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। जीवन साधनों का अभाव होता है तो लोग गांव छोड़कर जाने के लिए बाध्य हो जाते, उनको गांव छोड़कर जाना पड़ता है। गांव, बस्तियां, नगर उजड़ जाते हैं। इतिहास में ऐसी अनेक घटनाओं का घटित होना दिखाई देता है। इससे स्पष्ट होता है कि इतिहास और भूगोल में बहुत ही गहरा संबंध है। बच्चों, हमारे देश का नाम क्या है? हाँ, हमारे देश का नाम भारत है। आज ये हम पढ़ने वाले हैं भारत की भौगोलिक विशेषताएं। हमारे भारत देश का विस्तार बहुत विशाल है और उत्तर दिशा में हिमालय, पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम दिशा में अरब सागर और दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है। भारत में अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप को छोड़कर शेष भूप्रदेश भौगोलिक दृष्टि से अखंडित है। हमारे देश का जो आकार है वो बहुत विशाल है। सबसे ऊपर उत्तर में हिमालय पर्वत है और पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम दिशा में अरब सागर और दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है। भारत के अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को छोड़कर शेष प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से अखंडित, यानी सब चीज इसके अंदर है, लेकिन जो अंडमान और निकोबार जो लक्षद्वीप है वो भारत के बाहर है। प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन करते समय भूप्रदेश का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भूप्रदेश का उल्लेख हम प्राचीन भारत के रूप में करने वाले हैं। वर्तमान पाकिस्तान और बांग्लादेश 1947 के पूर्व प्राचीन भारत के अंग थे। यहाँ पे देखो बच्चे दिखाया गया है जो पाकिस्तान है, ये जो भारत, पहले ये जो हिस्सा भारत के अंदर था, जब 1947 में भारत का बंटवारा हुआ तब ये भारत के बाहर चला गया, यानी भारत के दो भाग हो गए, एक पाकिस्तान और दूसरा हिंदुस्तान। पहले हमारे भारत, जब हमारे देश को स्वतंत्रता नहीं मिली थी तो हमारे भारत का, प्राचीन भारत का अंग था। भारतीय इतिहास के विकास प्रक्रिया कर अगर विचार करें तो निम्न 6 भूप्रदेश महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पहला हिमालय, दूसरा सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदानी प्रदेश, तीसरा थार का मरुस्थल, चौथा दक्कन का पठार, पांचवा समुद्री तटों के प्रदेश, छठा समुद्र में स्थित द्वीप। ऊपर का जो भाग है उत्तर के साइड में वो हिमालय है और सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदानी प्रदेश, उसके बाद है थार का मरुस्थल, उसके बाद दक्कन का पठार, उसके बाद समुद्री तटवर्ती प्रदेश और समुद्र में स्थित द्वीप। बच्चों, हमारे देश का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? वेरी गुड, हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत हमारे देश का सबसे ऊंचा पर्वत है। आज हम हिमालय के बारे में पढ़ने वाले हैं। हिमालय हिंदू कुश और हिमालय पर्वत के रूप में भारतीय उपमहाद्वीप की उत्तर दिशा में मानो एक अभेद्य दीवार खड़ी। अभेद्य यानी जिसको तोड़ा ना जा सके, जिसको भेदा ना जा सके, ऐसी दीवार खड़ी है। इस दीवार के कारण भारतीय उपमहाद्वीप मध्य एशिया के मरुस्थल से अलग हो गया। ये जो दीवार है हिमालय का दीवार, उससे मध्य एशिया का जो मरुस्थल वो अलग हो गया है। परंतु हिमालय पर्वत में खैबर और बोलन दर्रे में से एक व्यापारिक सड़क जाती है। यह सड़क मध्य एशिया गुजरने वाले प्राचीन व्यापारिक मार्ग से जोड़ी गई थी। ये जो सड़क है ये प्राचीन व्यापारिक मार्ग से जोड़ा गया था। चीन से निकलकर
मध्य एशिया होकर अरब प्रदेश तक पहुंचने वाला यह व्यापारिक मार्ग रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इस मार्ग द्वारा पश्चिमी देशों द्वारा जाने वाले माल में रेशम प्रमुख वस्तु होती थी। ये जो मार्ग था, इसमें जो माल जाता था इस मार्ग से, उसमें रेशम जो होता है, जिसका कपड़ा बनता है, धागे बनते हैं, तो रेशम जो होता है वो यहाँ से ज्यादा मात्रा में जाते थे, इसलिए इसका नाम रेशम मार्ग पड़ा। इन्हीं दरों में से आने वाले मार्ग में अनेक विदेशी आक्रमणकारी और प्राचीन भारत में प्रवेश किए। ये मार्ग से बहुत सारे विदेशी आक्रमण आए हमारे देश में, और बहुत सारे विदेशी भी आए। अनेक विदेशी यात्री भी इस मार्ग से हमारे देश में आए। सबसे लंबी नदी का नाम क्या? बच्चों, हमारे देश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वेरी गुड, गंगा। गंगा हमारे देश की सबसे लंबी नदी है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदानी प्रदेश। यह मैदानी प्रदेश 3 बड़ी नदियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों की घाटियों से बना है। ये जो मैदानी प्रदेश है, ये सबसे 3 बड़ी नदी है, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ये लंबी लंबी नदी है, और उनकी नदियों से जो घाटी बना है उसमें ये प्रदेश बसा हुआ मैदानी प्रदेश। यह प्रदेश पश्चिम में सिंध, पंजाब से लेकर पूर्व में वर्तमान बांग्लादेश तक फैला हुआ है। इसी प्रदेश में भारत की अति प्राचीन नगरी हड़प्पा संस्कृति और उसके पश्चात प्राचीन गणतांत्रिक राज्यों एवं साम्राज्यों का उदय हुआ। बच्चों, ये जो चित्र दिखाई दे रहा है थार का मरुस्थल, ये कहाँ पर है बता सकते हो क्या? ओके, ठीक है, मैं बताती हूँ। ये जो मरुस्थल है ये राजस्थान में है, इसका ज्यादा से ज्यादा भाग राजस्थान में है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के कुछ भागों में फैला है। इस मरुस्थल का कुछ भाग वर्तमान पाकिस्तान में भी व्याप्त है। इसका कुछ भाग जो है पाकिस्तान में भी गया हुआ है। इसके उत्तर में सतलुज नदी, पूर्व में अरावली पर्वत की श्रेणियां और दक्षिण में कच्छ का रण और पश्चिम में सिंधु नदी है। हिमाचल प्रदेश में घग्गर नदी का उद्गम यानी शुरुआत होता है, शुरू हुआ है वहां से। यह नदी थार के मरुस्थल में पहुंचती है। पाकिस्तान में यह हाकरा नाम से जानी जाती है। राजस्थान और पाकिस्तान में इस नदी का पाट अब सूखा पड़ा है, यानी अब उसमें पानी नहीं है। इस सूखे पाट वाले क्षेत्र में हड़प्पा संस्कृति के अनेक स्थान बिखरे पड़े हुए। जहाँ पे पहले हड़प्पा संस्कृति थी वहां पर अब यह स्थान सूखा पड़ा हुआ है। दक्कन का पठार, एक और पूर्वी तट और दूसरी ओर पश्चिमी तट, और इसके बीच में स्थित भारत का भूप्रदेश दक्षिण दिशा में संकरा होता गया है। देखो यहाँ पे दिखाया गया है चित्र में, ये जो है पश्चिमी तट है और इस साइड पूर्वी तट है। तो इन दोनों के बीच में जो है पतला होता गया है, नीचे का जो भाग है, इसको दक्कन का पठार कहते हैं। जैसे आइसक्रीम का कोन होता है उस प्रकार ये दिखाई दे रहा है। इस पठार के पश्चिम भाग में अरब सागर और दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी, तीनों ओर से पानी से घिरा यह भूभाग समुद्र के किसी पर्वत त्रिकोण चोटी के समान दिखाई देता है। इस भूप्रदेश को प्रायद्वीप भी कहते हैं। जो भूप्रदेश है निचले भाग जो है इसको प्रायद्वीप कहते हैं। भारतीय प्रायद्वीप अधिकांश क्षेत्र दक्कन के पठार से व्याप्त है। व्याप्त यानी दक्कन के पठार से फैला हुआ, यहाँ पे पठारी भाग ज्यादा है। दक्षिणी पठार के उत्तर में सतपुड़ा और विंध्य पर्वत श्रेणियां हैं। उसके पश्चिम में सह्याद्री की पर्वत श्रेणियां हैं। उसे पश्चिम घाट कहते हैं।
सह्याद्री की पश्चिमी तलहटी में कोंकण और मालबार का तटीय प्रदेश है। दक्कन पठार के पूर्व में स्थित पर्वतों को पूर्व घाट कहते हैं। इस पठार की भूमि उपजाऊ है तथा वहां हड़प्पा संस्कृति के पश्चात कालखंड में अनेक कृषि प्रधान संस्कृतियां अस्तित्व में आई। मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था। उस समय वहां पर मौर्य साम्राज्य को यहाँ पे चित्र दिया गया है। मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य समाज वहां पर फैला हुआ था दक्कन के पठार में। मौर्य साम्राज्य के बाद भी यहाँ अनेक छोटी बड़ी साम्राज्य अस्तित्व में आए और नष्ट हुए। समुद्री तटों का प्रदेश, देखो बच्चों यहाँ चित्र दिखाया गया है। समुद्री किनारा, उसके बगल में जो समुद्री किनारे के जो प्रदेश है। प्राचीन भारत में हड़प्पा संस्कृति के समय से पश्चिमी देशों के साथ व्यापार होता था। यह व्यापार समुद्री मार्ग से चलता था। परिणाम स्वरूप भारत के सभी बंदरगाहों से विदेशी संस्कृति और लोगों के साथ भारत का संपर्क और लेन देन होता था। यानी विदेशियों से और भारत से इनका लेन देन, व्यापार और आना जाना होता था। कालांतर में सड़क मार्ग से भी व्यापार शुरू हुआ और संचार प्रारंभ हुआ। फिर भी समुद्र मार्ग का महत्व अभी भी बना हुआ है। समुद्र में स्थित द्वीप, बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार भारतीय द्वीप है। साथ ही भारतीय द्वीपों का समूह लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। हमने पहले इसको देखा है चित्र में, भारत का जो नक्शा उसमें हमने देखा है। प्राचीन समय से चलने वाली समुद्री मार्ग इन द्वीपों का महत्व रहा होगा। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी अर्थात लाल सागर की जानकारी पुस्तिका नामक पुस्तक में भारतीय द्वीपों का उल्लेख मिलता है। यह पुस्तक किसी अनाम यानी उसका नाम नहीं मालूम है, इसे ग्रीक नाविक द्वारा लिखी गई है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगर वर्तमान पाकिस्तान में है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये जो नगर है इस समय भारत में नहीं है, पाकिस्तान में है। यहाँ पे चित्र दिखाया गया है, पाकिस्तान में इस क्षेत्र में है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और हमारा भारत देश मिलकर बना हुआ संपूर्ण भूभाग दक्षिण एशिया के नाम से जाना जाता है। इस भूभाग में भारत देश का विस्तार और महत्व को ध्यान में रखते हुए इस प्रदेश को भारतीय उपमहाद्वीप भी कहते हैं। हड़प्पा संस्कृति का विस्तार प्रमुखतः भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ है। देखो बच्चों यहाँ चित्र में देखो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब क्या है, हमारे भारत के पड़ोसी देश है। ये सभी को मिला के क्या बना है, दक्षिण एशिया। चीन और म्यांमार यद्यपि हमारे पड़ोसी देश है, जैसे ये अभी मैंने बताया ये हमारे पड़ोसी देश है, और इसके अलावा भी पड़ोसी देश है चीन और म्यांमार, परंतु ये दक्षिण एशिया अथवा भारतीय उपमहाद्वीप के हिस्से नहीं है। कौन कौन, चीन और म्यांमार। फिर भी इन देशों के प्राचीन भारत के ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन में इन देशों का महत्वपूर्ण स्थान है। बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड में शेयर करो।